नमस्कार साथियों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं दिल्ली मेट्रो के हुए पिछली भर्ती केंद्र परीक्षा में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है मशीन के दो निकटवर्ती ध्रुवों जिन्हें पोल के बीच या पोल के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्रंट पिच, ऑप्शन बी पिच फैक्टर या पिच कारक, ऑप्शन सी पोल पिच या ऑप्शन डी कुंडली। तो मैं आपको बता दूं, आपके सामने एक मैं चित्र बना रहा हूं, उसमें दो एस ध्रुव तथा दो एन ध्रुव है। एक एन तथा एक एस ध्रुव दोनों के बीच की दूरी को जो दी गई है वो पोल पिच कहलाती है। यह है डीसी मशीन के दो आसन ध्रुवों के केंद्रों के बीच परिधीय दूरी पोल पिच के रूप में परिभाषित की जाती है। यह दूरी आर्मेचर स्लॉट या आर्मेचर चालक की अवधि में मापा जाता है जो दो आसन ध्रुवों के केंद्रों के बीच होते हैं। साथ ही विद्युत मशीन में एक ध्रुव पिच 180 डिग्री विद्युत के बराबर होती है। तो यहाँ हमारा पोल पिच सही आंसर। अगला क्वेश्चन, IE इलेक्ट्रिसिटी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल IE नियमों के मुताबिक लाइट और पंखे के लिए एक परिपथ में अधिकतम कितने वाट का लोड नहीं होना चाहिए। A 700 वाट, B 900 वाट, C 600 वाट तथा हमारा ऑप्शन डी है 800 वाट। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार लाइट और पंखे के उप परिपथ में अधिकतम 10 स्थान होते हैं, मतलब 10 पॉइंट निकाल सकते हो। और एकल लाइट और पंखे के उप परिपथ के लिए अधिकतम 800 वाट से अधिक बार नहीं होना चाहिए। परिपथ को दो भागों में बांटा है, एक लाइट और पंखा तथा दूसरा पावर परिपथ। तो यहाँ हमारा डी 800 वाट सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थों के समान होते हैं और इनका उपयोग रिक्त स्थान में होता है। तो जो अपने पास जो चार ऑप्शन है उसमें जो तरल पदार्थ जिसका एक अचालकता बढ़ाने या संश्लेषित तरल पदार्थों के समान में उपयोग किया जाता है, तो उनका उपयोग केवल ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल जिसमें उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड बैटरियों का एक अवगुण है, मतलब इनका एक कौन सी एक खराबी है। तो ए शॉर्ट सर्किट होना, बी EMF स्थिर रहना, सी इसे बार बार चार्ज किया जाना तथा ऑप्शन डी स्थिर करंट। तो यहाँ हम जब लेड एसिड बैटरी या शीशा संचायक सेल की बात करें तो लेड एसिड बैटरियों में जो आवेशन की प्रक्रिया चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग होने के बाद इनमें जो हम पानी भरते हैं उनकी कमी आ जाती है। यदि इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों के नीचे चला जाता है तो अपूर्णीय क्षति होती है, अर्थात प्लेटों के अंदर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है ए शॉर्ट सर्किट। अगला क्वेश्चन, जब किसी मशीन की इनपुट AC तथा आउटपुट DC हो तो उस मशीन को कहा जाता है। ए DC मोटर, B रोटरी कन्वर्टर, C जनरेटर तथा D AC मोटर।
तो मैं आपको बता दूं, यहाँ मशीन की बात हुई है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली मशीन रोटरी कन्वर्टर है तथा एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला जो उपकरण है वो दिष्टकारी या डायोड होता है। तो यहाँ हमारा बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किन इंडक्शन या एसी मोटरों में कम प्रारंभिक टॉर्क होता है? ए स्लिपिंग मोटर, बी मल्टी स्पीड मोटर, सी सीक्वल गेज मोटर तथा डी कम्यूटेटर मोटर। मैं आपको बता दूं, गिलहरी पिंजरी प्रेरण या सीक्वल गेज इंडक्शन मोटर अपने कुल बार पर ली जाने वाली धारा से लगभग 5-6 गुना अधिक करंट लेती है तथा बहुत ही कम टॉर्क पैदा करती है। अधिकांश धारा प्रक्रियाशील प्रकृति होती है और टॉर्क के उत्पादन में योगदान नहीं देती, इसलिए सीक्वल गेज इंडक्शन मोटर का शुरुआती टॉर्क खराब होता है। तो यहाँ हमारा सी सही आंसर, सीक्वल गेज मोटर, जिसका जो कि एक ऐसी मोटर है जिसका प्रारंभिक टॉर्क बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन, टेप्स जो कि एक उपकरण है, किसे काटने के लिए इसका उपयोग करता है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन है ए आंतरिक धागा या थ्रेड्स, निमी भाषा में थ्रेड्स या चूड़ियों को धागा कहा जाता है, बी तांबे की तार, सी बाहरी धागा या थ्रेड्स, डी करंट की तार। तो मैं आपको बता दूं, जो टेपिंग टेप के रूप में उपयोग होने वाले औजार हैं, इनमें से जो टेप है वो एक कटिंग औजार है और इसका उपयोग किसी वस्तु की आंतरिक चूड़ियां या किसी पाइप में आंतरिक चूड़ियों को काटने का संचालन करती है। यह हाथ से उपयोग होती है तथा धीरे धीरे आगे फ्लैट करके इससे आंतरिक चूड़ियां काटने का उपयोग करते हैं। तो यहाँ ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक या यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए छत का पंखा, ऑप्शन बी कपड़े धोने की मशीन, ऑप्शन सी पानी खींचने का पंप तथा ऑप्शन डी मिक्सर ग्राइंडर। यहाँ हम यूनिवर्सल मोटर की बात करें तो यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही उच्च होता है तथा इनकी स्पीड भी बहुत उच्च होती है। स्पीड तथा स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होने के लिए हमारे घरेलू उपकरण में मिक्सर ग्राइंडर में इसका उपयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिक्सर ग्राइंडर। अगला क्वेश्चन, आवर्ती में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को एक एसी सर्किट या एक एसी परिपथ से दूसरे एसी परिपथ में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्टैटिक उपकरण है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी अल्टरनेटर तथा ऑप्शन सी इंडक्शन मोटर और ऑप्शन डी है हमारा ट्रांसफार्मर। तो मैं आपको बता दूं, आवर्ती के परिवर्तन किए बिना एसी को दूसरे एसी परिपथ में बदलने तथा वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम एक ट्रांसफार्मर का है। यह एक स्टैटिक या स्थिर डिवाइस है जिसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, वह मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड की सहायता से जुड़ी होती है। तो मैं आपको बता दूं, एक मोटर जिसमें कंपाउंड मोटर है उसमें 2 वाइंडिंग होती है, सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पे जो कुल फील्ड या फ्लक्स उत्पन्न हुआ है वो सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड दोनों के सहयोग से उत्पन्न हुआ है। तो उस सहयोग होने के कारण इसे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहा जाता है। आपके सामने एक मोटर है, इसमें एक शंट वाइंडिंग या एक तथा एक आर्मेचर के साथ में सीरीज वाइंडिंग जुड़ी है। इन दोनों के सहयोग से जो मोटर बनेगी
वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाएगी। क्वेश्चन अगला, अगर एक डीसी जनरेटर के ब्रश को रोटर से विद्युत रोधी नहीं किया जाए तो क्या होता है। तो एक जो जनरेटर होता है, जनरेटर के साथ ब्रश होल्डर कम्यूटेटर का उपयोग भी होता है। तो यहाँ पे ये विद्युत रोधी या अचालक नहीं किया जाए तो यहाँ पे जो कम्यूटेटर लगे हैं मोटर के, उसमें भारी स्पार्किंग होगी, जिसके कारण मोटर में क्षति भी हो सकती है। तो यहाँ हमारा सही आंसर है कम्यूटेटर के ऊपर होने वाली भारी स्पार्किंग। अगला क्वेश्चन, सीरीज मोटरों का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। ऑप्शन ए आटा चक्कियों में, ऑप्शन बी पंपों में, ऑप्शन सी भार तोलन नियंत्रणों में, तथा ऑप्शन डी ड्रिलिंग मशीनों में। यहाँ हम सीरीज मोटरों की बात करें तो एक सीरीज मोटर का शुरुआती टॉर्क बहुत ही उच्च होता है और इसका उपयोग आमतौर पर ट्रेन, लिफ्ट या हाईएस्ट जैसे उच्च जड़त्व भार को शुरू करने के लिए किया जाता है। यह गति, टॉर्क विशेषता, ड्रैगलाइन उत्खनन जैसे अनुप्रयोगों में किया जाता है। इस मोटरों पर जहाँ पे अपने पास भार निश्चित ना हो वहाँ इसका उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे भार धीरे धीरे बढ़ भी सकता है, भार धीरे धीरे घट भी सकता है, अचानक भार भी बढ़ सकता है। तो यहाँ सी हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर में जिसमें प्रमुख पोल के साथ घूमने वाली फील्ड होती है उसमें रोटर चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि अल्टरनेटर की आवृत्ति फिक्स करने के लिए, आवृत्ति या उसमें वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए अल्टरनेटर को के साइज के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक बड़े व्यास वाला, एक छोटे व्यास वाला। बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर की गति जिसमें रोटर धीमी गति से चलता है। अगला क्वेश्चन, एक डीसी परिपथ में विद्युत शक्ति किसके गुणनफल के बराबर होती है। ए वोल्टेज और प्रतिरोध, बी वोल्टेज और आवृत्ति, सी वोल्टेज और करंट, तथा ऑप्शन डी विद्युत धारा और प्रतिरोध। तो मैं आपको बता दूं, जो विद्युत शक्ति या ऊर्जा हमें निकालते हैं तो P बराबर वी आई कोस फाई। यहाँ पे पावर फैक्टर कोस फाई दोनों में डिफरेंस 0 डिग्री होने के कारण कोस फाई बराबर 1, तो पावर बराबर शक्ति बराबर वोल्टेज गुणा में धारा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित तापमान के बाद प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं। जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने पर उस वस्तु के प्रतिरोध के मान में होने वाली वृद्धि या कमी को प्रतिरोधक का तापगुणा कहा जाता है, जिसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, चुंबक के अधिकतम आकर्षण बल के बिंदु को इसका क्या कहा जाता है। यहाँ बात की गई एक चुंबक जिसके कौन से भाग पर आकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, तो वह हमें पूछा है। ए चुंबकीय क्षेत्र, बी बल की चुंबकीय रेखाएं, सी चुंबकीय ध्रुव तथा डी चुंबकीय शक्ति। तो मैं आपको बता दूं, एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक एन उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा एस दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के दोनों ध्रुवों के ऊपर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्याएं सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक कम होती है। तो जो
चुंबकीय जो आकर्षण बल का मान है वो चुंबकीय ध्रुव के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। और चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसमें लोहे के गुणों के छोटे छोटे गुणों के आकर्षित करने का गुण होता है और सबसे ज़्यादा चुंबकीय ध्रुव का पर अधिकतम आकर्षण बल का मान होता है। तो यहाँ हमारा सी सही आंसर, चुंबकीय ध्रुव। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर को चलाने वाले प्राइमर की गति वोल्टेज और किस चीज़ का निर्धारण करती है, या वोल्टेज के साथ किस किस चीज़ का निर्धारण करती है। तो हम वोल्टेज से, अल्टरनेटर से हम वोल्टेज उत्पन्न करते हैं तथा वो वोल्टेज के साथ साथ में ही हम किस प्रकार की विद्युत बना रहे हैं उसका साथ में समय भी निर्धारित करती है। तो एक अल्टरनेटर के प्राइमर की गति वोल्टेज तथा उसके साथ में बनने वाली विद्युत की आवृत्ति पर का भी निर्धारण करती है। प्राइमर ही अल्टरनेटर की गति निर्धारित करता है। प्राइमर की गति में बदलाव से उत्पन्न वोल्टेज और आवृत्ति में भिन्नता होती है। तो डी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न आवर्ती मीटरों में से किस में से यू आकार के चुंबक के ध्रुवों के बीच दो मूविंग कॉइल कुंडली जो कि एक दूसरे से लंबवत होती है। ए वाइब्रेटिंग रोड फ्रीक्वेंसी मीटर, बी मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर, सी डिजिटल एनर्जी मीटर तथा डी इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर। तो आपके सामने मैं एक फोटो प्रदर्शित कर रहा हूँ। उस फोटो में आपके सामने एक्स वाई दो यू आकार के चुंबक है, उसमें दो कुंडली है जिसे मैंने एक एरो के निशान से बताया गया है। तो वह दोनों कुंडलियाँ एक दूसरे से लंबवत है और यह जो फोटो है यह इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर की है। तो यहाँ हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसको सुनिश्चित करने के लिए चारकोल और नमक के मिश्रण को अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास बनना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड हम जिसे अर्थिंग बनाने के लिए भूमि में जो वस्तु या जो पाइप या जो रोड का इस्तेमाल करते हैं उसे अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और यहाँ पे नमक और चारकोल का उपयोग क्यों किया गया इसके लिए पूछा है। तो ए प्रभावी अर्थिंग को बढ़ाने के लिए, बी तो यहाँ हमारा चारकोल तथा नमक का उपयोग इलेक्ट्रोड के आसपास में नमी को बढ़ाने के लिए। नमी बढ़ेगी तो यहाँ पे हमारा जो अर्थ होगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो प्रभावी अर्थिंग के लिए नमक तथा चारकोल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बैटरी ईएमएफ जो एक मेष में दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रवाह करने का कारण बनता है उसे निम्न के रूप में उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बैटरी के जो ईएमएफ या विद्युत वाहक बल है जो बैटरी के चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग के दौरान ईएमएफ की दिशा या ईएमएफ की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रवाह का कारण क्या बनता है। जब बैटरी चार्ज और डिस्चार्जिंग होती है तो धारा की दिशा तथा ईएमएफ दोनों बढ़ते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक ईएमएफ होगा। इसका कारण ये है कि जब सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो ईएमएफ सकारात्मक होता है, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में करंट प्रवाह होगा। तो यहाँ पे, और यदि हम बात करें सकारात्मक टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाते हैं तो ईएमएफ नेगेटिव होता है। तो यहाँ धनात्मक ईएमएफ होगा क्योंकि बैटरी के अंदर दक्षिणावर्त दिशा में करंट का प्रवाह होता है।
अगला क्वेश्चन, IE नियमों के अनुसार भूमि में दबाई धात्विक पाइप, पानी की पाइप या किसी अन्य कंडक्टर या संग्राहक या चालक को कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भूमि में दबाई जाए धात्विक या अर्थिंग बनाने के लिए कोई हम किसी पाइप का या धात्विक रोड का उपयोग करते हैं या किसी कॉपर की प्लेट का उपयोग करते हैं, तो जिसे हम भूमि में दबाते हैं वह एक चालक के रूप में उपयोग होता है, ताकि अधिकतम धारा जो अर्थ धारा है वो भूमि में समायोजित की जा सके, तो उसे अर्थ इलेक्ट्रोड का नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन, जब एक तार या पदार्थ के एक टुकड़े को एक परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे कहा जाता है। जब किसी भी परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने या घटाने के लिए किसी तार का उपयोग किया जाता है तो उसे हम रजिस्टर का नाम या प्रतिरोधक का नाम दिया देते हैं। प्रतिरोध वो कि विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब प्रतिरोध का उपयोग करके हम विद्युत धारा का मान बढ़ा या घटा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, धातु फिलामेंट लैंप में किसी कॉइल या कुंडली की एक धातु की तार जिसे कहा जाता है। तो यहाँ हम बात करें एक लैंप की, तो लैंप के अंदर दो चीज़ें उपयोग की जाती है। एक तो लैंप का फिलामेंट जो कि धातु का बना होता है या किसी जिसका प्रतिरोध मान उच्च तथा उसका गलनांक बिंदु भी उच्च रखा जाता है, तथा दूसरी उसके साथ अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे धातु की कॉइल की बात की गई है तो उसे हम फिलामेंट का नाम देते हैं। यहाँ पे डी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, रोधक या इंसुलेटिंग या अचालक सामग्रियां जो वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के रोधक गुणों को सुधारती है जो कहलाती है। ए तरल रोधक सामग्रियां, बी गैसीय रोधक सामग्रियां, सी ठोस और तरल दोनों रोधक सामग्रियां, तथा डी ठोस रोधक सामग्रियां। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि किसी वस्तु में वायु तथा गैस को रोकने के लिए, जैसे ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें एक तरल रोधक सामग्री उपयोग की जाती है जिसे ट्रांसफार्मर ऑयल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किलोवोल्ट एम्पियर हावर या केवीएच और किलोवोल्ट एम्पियर केवीए को मापने वाले उपकरण को कहा जाता है। ए ट्राईवेक्टर मीटर, बी एनर्जी मीटर, सी मल्टीमीटर, तथा डी वोल्ट मीटर। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, एनर्जी मीटर किलोवाट हावर, मल्टीमीटर का उपयोग वोल्टेज रेजिस्टेंस या मापने के लिए तथा ट्राईवेक्टर का उपयोग केवीएच तथा केवीए मापने के लिए उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए फील्ड वाइंडिंग के साथ में डीसी लाइन जुड़ी होती है तथा आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसके सीरीज में किस वस्तु को जोड़ा जाए ताकि शंट मोटर की गति को नियंत्रण किया जा सके। ए थायरिस्टर, बी यूजेटी, सी ट्रांजिस्टर तथा डी संधारित्र। तो मैं आपके सामने जो एक डायग्राम बना रहा हूँ उस डायग्राम में आपके सामने एक आर्मेचर है। आर्मेचर के समांतर क्रम में एक शंट वाइंडिंग जुड़ी है तथा इसके श्रेणी क्रम में RE नाम से एक प्रतिरोधक जुड़ा है जिसे थायरिस्टर या SCR का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका इस्तेमाल वोल्टमीटर या किसी अन्य उपकरण के संचालन में प्राइमरी वोल्टेज को एक सुरक्षित मूल्य तक कम करने के लिए किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, वोल्टमीटर के अंदर अर्थात हाई वोल्टेज जो एसटी टेंशन की जो लाइन है उनमें वोल्टेज की मीटरिंग के लिए जो हमारे पास यंत्र उपयोग किया जाता है वो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि एक प्रकार से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कार्य करता है। यह एक अनुपातिक राशि के द्वारा बड़ी हाई वोल्टेज लाइन को उसकी वोल्टेज राशि का मान का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर समय शुरू होने वाली मोटर नहीं है और इसके रोटर को घुमाने के लिए एक प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है? ए एसिंक्रोनस मोटर, बी जनरेटर या जनितर, सी इंडक्शन मोटर तथा डी सिंक्रोनस मोटर। तो मैं आपको बता दूं, सिंक्रोनस मोटर है जो कि एक बहुत ही अच्छी मोटर है, परंतु यह 3 फेज सप्लाई होने के बावजूद भी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसके रोटर को घुमाने के लिए एक प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है, या तो उसे डीसी सप्लाई अलग से दी जानी चाहिए या इसके साथ में कोई रोटर दूसरा लगाना चाहिए। तो इसके रोटर पर प्रत्येक आधे चक्कर के बाद टॉर्क की दिशा बदल जाती है, जिसके कारण सिंक्रोनस मोटर 3 फेज होते हुए भी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती। इसके लिए इसे स्टार्ट करने के लिए इसके जो पोल होते हैं उन्हें ध्रुव चेंज करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से अरेस्टर में सींगों के आकार की धातु की 2 रोड होती है जो हवा में उनके बीच थोड़ा सा गैप रखा जाता है? ए थायराइड लाइटिंग अरेस्टर, बी वॉरेन गैप लाइटिंग अरेस्टर, सी रोड गैप लाइटिंग अरेस्टर तथा ऑप्शन डी निकटता प्रभावी। तो मैं आपको बता दूं, लाइटिंग अरेस्टर का मतलब है तड़ी चालक, जो कि आकाशीय बिजली या अत्यधिक धारा को जमीन में ग्राउंडिंग, भूमि में ग्राउंडिंग कर देती है। तो यहाँ आपको जो 2 मुड़े हुई आकृति दिख रही है वो गाय के सींग के समान, उसे कहते हैं हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर। उसमें 1 2 3 मतलब हवा में उनके बीच की दूरी को रखा जाता है या गैप बढ़ाया रखा जाता है। तो यहाँ हमारा बी सही आंसर होगा, हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के जो नुकसान पहचानें। तो इसकी जो खराबी है वो क्या है उसके बारे में बताया गया है। इसके लिए डीसी उत्तेजना की आवश्यकता होती है, जो कि बाहरी स्रोत से दी जानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सिंक्रोनस मोटर एक सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। इसको घुमाने के लिए बाहर से अलग से प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। हर सेकंड के अंदर इसके क्या है, जो ध्रुव है उसकी ध्रुवता चेंज हो जाती है। इसी ध्रुव को फिक्स रखने के लिए बाहर से हमें डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है, जो कि एक इसका नुकसान है। तो यहाँ हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, एक कंडक्टर या संवाहक या चालक जिसमें श्रेणी में कई टर्न्स जुड़ी होती है उसे कहा जाता है? ए कुंडली, बी कुंडली पाठ, सी कुंडली या क्वाइल तथा डी कुंडली पक्ष या क्वाइल साइड। तो मैं आपको बता दूं, एक चालक जिसे श्रेणी में जोड़ा जाता है और उनकी विभिन्न प्रकार की टर्न्स बना दी जाती है, तो इस प्रकार इसे कुंडली कहा जाता है या प्रेरक कहा जाता है या चौक का नाम दिया जाता है। यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण नहीं है? एक उपकरण के बारे में पूछा है जिसके 3 टर्मिनल होते हैं तथा यह यूनिपोलर डिवाइस है। तो यहाँ पे ए SCR, बी मॉसफेट, सी UJT FET। मैं आपको बता दूं कि मॉसफेट, UJT तथा FET एक 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है, बल्कि यहाँ पे SER कोई उपकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा, करंट या विद्युत प्रवाह की अधिकतम मात्रा जो एक रेक्टिफायर के माध्यम से प्रवाह कर सकती है उसे कहा जाता है। अर्थात एक रेक्टिफायर या एक डायोड या एक डिस्टकारी के अंदर अधिकतम विद्युत धारा की अधिकतम मात्रा प्रवाहित आसानी से कर सके उसे क्या कहते हैं? ए पीक इनवर्स वोल्टेज, बी प्रति प्लेट AC वोल्टेज, सी लोड विद्युत धारा तथा डी पीक प्लेट विद्युत धारा। तो मैं आपको बता दूं वह अधिकतम धारा जो रेक्टिफायर के माध्यम से प्रवाह कर सकती है। अगला क्वेश्चन, एक अल्टरनेटर के फील्ड करंट या विद्युत धारा को लोड के साथ बदलने या अल्टरनेटर की वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है। इस विधि को कहा जाता है? ए उत्तेजना नियंत्रण विधि, बी डार्क और ब्राइट लैंप विधि, सी ब्राइट लैंप विधि तथा डी डार्क लैंप विधि। तो यहाँ जब भी लोड बढ़ता है तो विद्युत धारा के मान में कमी या वृद्धि होती है, तो अल्टरनेटर की वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है। इसे उत्तेजना नियंत्रण विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ना ही अच्छा निर्वाहक या चालक तथा ना ही अच्छा अवरोधी अचालक है? तो यहाँ जब बात करें ऐसा पदार्थ जो ना अच्छा चालक हो और ना अच्छा अचालक हो तो वो अर्धचालकों की श्रेणी में रखा जाता है। ए ऑप्शन ठोस अवरोधी, बी गैसीय अवरोधी, सी तरल अवरोधी, डी अर्ध निर्वाहक या अर्धचालक। तो जो अच्छा ना चालक हो ना अचालक हो तो अर्धचालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक घूर्णी परिवर्तक या एक रोटरी कन्वर्टर पर किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है? ऑप्शन ए रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ऑप्शन सी वेव वाइंडिंग तथा ऑप्शन डी लैप वाइंडिंग। तो यहाँ जो रोटरी कन्वर्टर में जो आर्मेचर की वाइंडिंग की जाती है वो लैप वाइंडिंग की जाती है। इसमें समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर रखी जाती है। लैप वाइंडिंग इलेक्ट्रिक मशीनों के लिए 2 परत वाइंडिंग है जिसमें प्रत्येक कॉइल अपने समीपवर्ती कॉइल के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। लैप वाइंडिंग का उपयोग उच्च धारा तथा निम्न वोल्टेज मशीनों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर धारा की पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर काम करते हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है? ए गति संचालित उपकरण, बी वोल्टेज संचालित उपकरण, सी धारा संचालित उपकरण तथा डी आवर्ती संचालित उपकरण। तो यहाँ आपको बता दूं एक ट्रांजिस्टर जो कि डीसी परिपथों में उपयोग किया जाता है, इनके धारा के लिए जो सीमित मात्रा तथा वोल्टेज का मान कम रखते हैं तो इसे आवर्ती संचालित उपकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक स्थायी चुंबक का निर्माण करने के लिए एक मूविंग कॉइल उपकरण के साथ कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाए जो स्थायी चुंबक का निर्माण कर सकता है? तो ए तांबे का तार, बी नरम लोहे का तार,
सी एल्यूमिनियम तथा डी नरम लोहे का छड़। तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ स्थायी चुंबक निर्माण करने के लिए अपने पास एक विद्युत धारा डीसी तथा एक कॉइल तथा एक नरम लोहे का छड़ की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक मोटर क्या उत्पन्न करता है? ए विद्युत ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा, सी टॉर्क तथा ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं आपको बता दूं एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि वह विद्युत ऊर्जा में वोल्टेज उत्पन्न करता है। यहीं जब हम बात करें एक मोटर की, तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तथा टॉर्क उत्पन्न करता है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टॉर्क। आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है। अगला पढ़ते हैं हम पार्ट 2 में। धन्यवाद।